गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो कक्षा 11वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम वेक्टर्स के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात जो सदिश होते हैं उनका निरूपण या उनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है या उनके कितने प्रकार होते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको जो वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उनमें डिफरेंशिएट करना सिखाया था, उनका अंतर सिखाया था। तो वहां हमें यह पता लगा था कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, अर्थात परिमाण होता है और उस परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, एक समान सदिश। फिर नेगेटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, ऋणात्मक सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स, समदिशीय या एक दिशीय भी आप कह सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, सम बिंदु सदिश यानी कि जो एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश, और जो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और यूनिट वेक्टर है इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वेक्टर है। तो फटाफट हम यह जान लेते हैं कि जो और वेक्टर्स हैं वो क्या है, यानी कि हमें इस तरीके से समझना है कि जो वेक्टर हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनके अलग अलग नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों की दिशाएं एक जैसी हैं, इक्वल डायरेक्शन है और दोनों का मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने यहां पर 10 मीटर लिखा है, यानी कि जो परिमाण है वह 10 मीटर का है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो ए और बी को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। कंडीशन क्या है? कंडीशन है इक्वल मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या थी? प्लस सेम डायरेक्शन। यहां पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं सेम डायरेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी। इक्वल, कोई भी दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी। अगली बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की या ऋणात्मक वेक्टर। ये भी लगभग उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, यहां डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो दो वेक्टर हैं, एक पी वेक्टर लिया है, एक क्यू वेक्टर लिया है, दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, 10 मीटर मैंने उनके मैग्नीट्यूड लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उन्हें हम एक दूसरे का ऋणात्मक वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर कहा जाएगा P वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस Q वेक्टर। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि इसका यूज हम फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में करेंगे, जहां पर दो वेक्टर समान होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उन्हें हम एक दूसरे का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। अगला है कोलिनियर वेक्टर्स, समदिशीय सदिश। आप कई बार जो है शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, समदिशीय, एक जैसी दिशा। अब यहां पर मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। यदि वेक्टर है, यहां पर मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीनों एक ही दिशा में है। मान लीजिए सारे के सारे वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हैं और उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो इन्हें हम कहते हैं समदिशीय वेक्टर। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक ही होगी, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं समदिशीय सदिश। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स या समबिंदु सदिश। तो यहां पर ये मैंने फिगर बनाई हुई है, ओ एक कॉमन बिंदु है, यहां से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। यहां पर भी कंडीशन है कि जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, यानी कि डायरेक्शन के लिए भी ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, या यूं कहें उनके जो टेल हैं, जो पूंछ है वेक्टर की, वह एक ही होनी चाहिए। तो इन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, यानी कि जिनका एक ही बिंदु है जहां से वो प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर्स। प्लेनर का अर्थ होता है तल, तो समतलीय सदिश, समतलीय, एक ही तल में स्थित सदिश।
शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो यहां पर मैंने एक तल लिया हुआ है एक्स ओ वाई, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस हैं, उनके बीच में जो तल होता है इसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, यानी कि एक्स वाई तल कहते हैं। और यहां पर देखिए इस तल में 3 सदिश हैं। यहां पर फिर से कंडीशन है, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तल एक है, एक ही तल में है, तो इन्हें हम कहते हैं समतलीय सदिश। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे पहले हम पोजीशन वेक्टर का अध्ययन करेंगे और फिर यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लंबवत सदिशों पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर फिगर बनाई हुई है। तो जब सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, यहां ध्यान दीजिए आप फिगर में, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। यहां पर वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर है, एक्स में बी है और सी है। आप जानते हैं जो 3 अक्ष होते हैं उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां पर जो वेक्टर होंगे इस दिशा में, इस दिशा में, इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही जो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण होगा और इसी प्रकार से यहां भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो यदि वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उन्हें हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, लंब सदिश कहते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको केवल जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स का क्या तरीका हो सकता है, यानी कि जो वेक्टर में हम नेमिंग कर रहे हैं, किसी को हम इक्वल कह रहे हैं, किसी को हम नेगेटिव कह रहे हैं, को एक्सियल कह रहे हैं, को प्लेनर कह रहे हैं, तो वो किस आधार पर कह रहे हैं उसका मैंने आपको एक सूक्ष्म परिचय दिया। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आप पोजीशन वेक्टर को समझिए, स्थिति सदिश को समझिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, विस्थापन सदिश को और एकांक सदिश को। ये तीनों सदिश सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो इन पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पूरा डिस्कशन अब इन पर ही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति सदिश पर। शब्द में छुपा है स्थिति। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, और सदिश यानी कि एक ऐसा सदिश जो पोजीशन को दिखा रहा है। अब यहां पर इसके लिए थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यह ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि मूल बिंदु है। इसके पश्चात हम जानते हैं कि यदि इस तल में कोई बिंदु P है और जो P बिंदु है उस P बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। लगभग कक्षा 9वीं का ये कॉन्सेप्ट है, उसे मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। x y हमारे पास प्लेन था, इसको हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं। उसमें मैंने एक बिंदु लिया P बिंदु, और P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वह x और y है। थोड़ा सा इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। x कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है, यहां से हम एक लंब ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लंब खींचते हैं। यहां मूल बिंदु से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसे हम x कहते हैं, यानी कि x निर्देशांक है। उसके पश्चात ऐसे ही यहां से इस बिंदु से एक लंब यहां ड्रॉ किया जाता है y एक्सिस पे। मूल बिंदु से लेकर y एक्सिस तक में जो दूरी होगी इसे कहा जाता है y निर्देशांक। तो आपके पास जो x और y निर्देशांक है उनका मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब जो फिगर बनी है ये एक आयताकार फिगर बन गई। तो आप जानते हैं जो आयत की भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो ये वाली लंबाई y हो जाएगी और ये वाली x हो जाएगी। अब थोड़ा सा सदिशों की बात करते हैं। मान लीजिए जो x सदिश है वह इस डायरेक्शन में है और जो y सदिश है वह इस डायरेक्शन में है। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें हमने इक्वल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एक समान सदिश। तो उनमें क्या था कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो इक्वल होती है। तो ये मैग्नीट्यूड तो इसका x है, यदि हम डायरेक्शन भी ये मान लें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर x सदिश है तो ये भी x सदिश होगा। ठीक इसी प्रकार ये y सदिश है तो ये भी y सदिश होगा।
तो यहां पर देखिए एक कॉन्सेप्ट का हमने प्रयोग कर लिया है। तो जो P बिंदु है, मान लीजिए हम गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और किसी क्षण हम यहां से देख रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट की, यानी कि कोई वस्तु है, कोई कार हो सकती है, कोई बस हो सकती है, उसकी स्थिति ये है और उस समय पर हम उसका विस्थापन ज्ञात करना चाहते हैं। हमें यह पता लगाना है कि वह कितनी दूरी पर है। तो जो वेक्टर एनालिसिस है, यानी कि सदिशों के गुणधर्म है, उसके आधार पर क्या होगा, तो हम यहां से एक सीधी लाइन, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो खींच देंगे, इसे हम विस्थापन कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है, यानी ओपी इसको कहा जाता है। अब मैंने आपको सदिश का जो निरूपण है वो किस तरीके से किया जाता है वो भी सिखाया था। तो यहां टेल ओ है और जो हेड है वो पी है, तो इसको लिखा जाता है ओपी। तो जो ओपी होगा इसे कहा जाता है स्थिति सदिश। किसका, यहां पर पी बिंदु लिया है तो पी का जो स्थिति सदिश है वह ओपी है। तो अब इसको परिभाषित करना है, इसे हम स्थिति सदिश कह रहे हैं, इसे परिभाषित करना है। तो परिभाषा बनाना बड़ा आसान है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम कहते हैं मूल बिंदु से, ये देखिए यहां मूल बिंदु है, मूल बिंदु से किसी कण कह सकते हैं या किसी वस्तु भी कह सकते हैं। यहां पर कोई कण हो सकता है, जैसे यहां पर मैंने पी बिंदु लिया था, यहां पर कोई वस्तु हो सकती है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मूल बिंदु से किसी कण या वस्तु की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। या और सरल हमें करना है इसको, तो हम यह कह सकते हैं कि मूल बिंदु से किसी कण की स्थिति तक खींचा गया सदिश, यहां से लेकर यहां तक हम एक सदिश खींच रहे हैं, खींचा गया सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। तो अब आपको स्थिति सदिश का अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया होगा। यहां पर एक और सिचुएशन ले लेते हैं। माना कोई क्यू बिंदु है, उस क्यू बिंदु के कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे। यहां से इसका स्थिति सदिश कैसा होगा, तो आपको यहां से यहां तक मिला देना है और उसे निरूपित कैसे करना है, उसे निरूपित करना है ओ क्यू द्वारा। तो देखिए ये क्यू बिंदु का हो गया। इसी तरीके से आप कितने भी बिंदु ले सकते हैं और मूल बिंदु से यदि आप उनको मिला देते हैं, एक सदिश आप मूल बिंदु से लेकर उस कण तक खींचते हैं, तो उसे कहते हैं स्थिति सदिश। यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक से ज्यादा बिंदु हमारे पास हो, एक से ज्यादा स्थिति सदिश हो, तो उनका निरूपण किस तरीके से होगा। तो P बिंदु के बारे में मैं लगभग आपको सब कुछ बता चुका था। जो P था, अब मैंने उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख लिए। आपको पता है यहां तक की दूरी x1 होगी, यहां तक की दूरी y1 होगी। इसी तरीके से जो Q बिंदु लिया गया जिसका स्थिति सदिश OQ है, यहां ध्यान दीजिए, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जहां ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे हम x2 कहेंगे, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी जो है वो y2 होगी। तो y2 आप इसे कह सकते हैं, x2 इसे कह सकते हैं। तो अभी आपको ये पता लग चुका है कि कोई स्थिति सदिश होगा तो उस स्थिति सदिश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आगे जब मैं आपको ट्राइंगल एडिशन लॉ बताऊंगा, त्रिभुजों के योग का नियम बताऊंगा, तब मैं यहां पर जो स्थिति सदिश है उसका मान ज्ञात करना भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी केवल आप स्थिति सदिश को ही समझिए, स्थिति सदिश क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, विस्थापन सदिश, उसके बारे में जान लेते हैं। स्थिति सदिश के कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वह है विस्थापन सदिश का। विस्थापन सदिश का जो कॉन्सेप्ट है, स्थिति सदिश के कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं विस्थापन सदिश की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं आपको क्लास 12th में आदि फिजिक्स जो है डिस्प्लेसमेंट
सदिश के आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है या जो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है या बाद में जाके जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीजें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन और जो तरीका मैं आपको यहां बताने वाला हूं, वही तरीका आपको वहां भी प्रयोग करना है। अर्थात आपको बार बार अलग अलग चीजें नहीं सीखनी है। आज जो सीख लिया वही आगे भी आपके काम आने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये है कि फिर से हम यहां पर एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं। निर्देश तंत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आप ये मान लीजिए, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम एक्स ओ वाई कह रहे हैं। इसमें हम किसी कण की गति देख रहे हैं या किसी वस्तु की गति देख रहे हैं। हमने यहां से ऑब्जर्वेशन किया, मेरी जो पोजीशन है वो यहां पर है। मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, मुझे उस कण की जो स्थिति पता लगी वो यहां पर पता लगी। अब यहां पर उसकी स्थिति पता लगी तो सबसे पहले मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगी, यदि उसे मैं एक सदिश के द्वारा दिखा रहा हूं तो इसे स्थिति सदिश कहते हैं और इस स्थिति सदिश को हम ओपी कहते हैं। ओ इसका टेल है, पी इसका हेड है। इसे मैं एक नाम देना चाहता हूं और वह है R1 वेक्टर। तो इस तरीके से ओपी को हमने नाम दे दिया, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। अब हम देखते गए, ये यहां से मूव कर रहा था, यानी कि जो कण था वह कण गति कर रहा था और कुछ समय पश्चात, समय t ले लेंगे, t समय पश्चात इसकी जो स्थिति है वह ये है, यानी कि q स्थिति पर पहुंच गया है। फिर से बात करें स्थिति सदिश की, तो यहां से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो OQ होगा, ये जो Q बिंदु है, जो Q स्थिति अब हमें दिख रही है t समय पश्चात, उसको बता रहा है और इसे मैं दिखाना चाहता हूं R2 वेक्टर के थ्रू। OQ वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। तो इन्हें मैंने नाम दे दिए। स्थिति सदिश तक हमें चीजें समझ में आई थी। अब यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि जो P से लेकर Q तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, उसकी स्थिति T टाइम में। पहला यहां पोजीशन थी, ये देखिए, और अब पोजीशन है ये। इसके बीच इसने लिया T समय, कुछ भी हो सकता है, T सेकेंड हो सकता है, T आवर हो सकता है, इसलिए मैंने T समय लिख लिया। T समय में इसने अपनी जो स्थिति है वह बदल ली है और वह स्थिति कहां पहुंची है, P से Q पर। तो P और Q के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। यदि हम एक डायरेक्शन का, मैंने पहले भी कहा था कि वेक्टर में आप एक डायरेक्शन लेते हैं और उस डायरेक्शन को कभी भी आप चेंज नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो PQ है, अब देखिए P पर उसका टेल है तो P लिखेंगे और Q लिखेंगे और इस तरीके से इसे दिखा देंगे। तो यही विस्थापन सदिश है। क्यों? क्योंकि यह एक समय के अंतराल में उस कण का विस्थापन बता रहा है, उसकी स्थिति में जो चेंज हुआ है उस चेंज को बता रहा है। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश, और विस्थापन सदिश PQ द्वारा हमने दिखा दिया। अब यहां पर इसको जब लिखा जाता है PQ इज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखा जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो विस्थापन सदिश है उसका हेड किसकी तरफ है, तो उसका हेड है Q की तरफ, तो इसे लिखा जाता है OQ माइनस, फिर टेल देखना है तो P की तरफ है OP। तो जो विस्थापन सदिश होता है उसे इस तरीके से लिखा जाता है। और नॉर्मली भी मैं इसे समझाऊं आपको, यहां तक मान लीजिए x1 डिस्टेंस थी, एक ही कोऑर्डिनेट में मैं इसको समझा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है। मैं एक ही कोऑर्डिनेट में समझा रहा हूं, चाहे तो आप y को भी ले सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन बिंदुओं के बीच, मान लीजिए ये A है और ये B बिंदु है, इनके बीच कितना विस्थापन हुआ, तो आप एक झटके में कहेंगे x2 माइनस x1। तो व्यवहारिक जीवन में हमें समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से वेक्टर में भी किया जाता है। जो अंतिम वेक्टर है, यानी कि ये जो स्थिति सदिश था OQ, उसमें से आपको जो प्रारंभिक स्थिति सदिश है उसे माइनस कर देना है। तो ये तरीका है विस्थापन सदिश ज्ञात करने का। अब बात आती है इसको परिभाषित करने की। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितना भी हम आपको समझा रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि आप परिभाषा बनाना सीखें, उसके कॉन्सेप्ट को सीखें,
जिससे आपको ना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और ना ही उसकी परिभाषा बनाने में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मैं भी आपको सीधे बोर्ड पे परिभाषा लिख के और कुछ चीजें बता दूं और आप रट्टा मारते रहें, तो फिर इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से आप विस्थापन की परिभाषा देते हैं उसी तरीके से विस्थापन सदिश की भी परिभाषा देनी है। तो हम कहेंगे किसी समय अंतराल में किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच खींचे गए सदिश को या प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं को निरूपित करने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। एक बार फिर से, किसी समयांतराल में किसी कण की अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं के बीच खींचे गए सदिश या प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं को निरूपित करने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहा जाता है। और ये उसका तरीका है, मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। तो विस्थापन सदिश भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो विस्थापन सदिश है उसकी दिशा क्या होगी उसका ज्ञान भी आपको हो गया होगा। अगर हम पी क्यू लिखते हैं तो इसकी दिशा पी से क्यू की ओर है। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है वो क्यू से पी की तरफ बदली है, और यहां मैं आपको वैल्यू देता हूं। तो अब जो सदिश होगा वह क्यूपी हो जाएगा। अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो इसे हम लिखेंगे ओपी माइनस ओक्यू। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, जो डायरेक्शन होती है वह इंपॉर्टेंट होती है। दोनों बार एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जो ये मान है, मान लीजिए ये 20 मीटर होता तो चाहे आप पी क्यू निकालते तब भी वो 20 मीटर आता, आप क्यूपी निकालते तब भी 20 मीटर आता। इसे ध्यान से देखिए, चाहे आप नीचे की तरफ को मेजर करें तब भी 20 मीटर आएगा, ऊपर की तरफ मेजर करें तब भी 20 मीटर आएगा। तो मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और हमने क्या पढ़ा था, जब दो सदिशों के जो मैग्नीट्यूड है वो समान होते हैं किंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। तो यहां पर कहा जा सकता है पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू पी। तो ये भी आपको देखिए, जो मैंने वेक्टर्स के आपको टाइप्स बताए थे वो भी यहां प्रूफ हो रहे हैं। तो अच्छे तरीके से यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको इन फिगर्स के थ्रू दिख जाएगा। थोड़ा सा जरूरत है कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट परिभाषा वाइज सब बच्चों को आती है, रट लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार एक ही चीज पे बात कर रहा हूं, मेरे चैनल पर एक ही चीज की जाती है, वह है फिजिक्स को सिखाया जाता है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। जब तक आप चीजों को अंडरस्टैंड ना करें, उनके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि आप उसको जब तक अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ना न सीखे तब तक आपने कुछ भी सीखा नहीं। यूनिट वेक्टर क्या हुआ उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर को मेजर करने के लिए यहां पर देखिए, मैं एक ये टूथपिक है इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लीजिए ये इसकी यूनिट है। यूनिट का अर्थ क्या हुआ उसे भी आप समझिए। ये एक स्केल मेरे पास है, लगभग ये स्केल 45 सेंटीमीटर का है। इसकी यूनिट 1 mm है, 1 मिलीमीटर। यूनिट का अर्थ हुआ जो सबसे छोटा भाग है। यूनिट हम डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ी दूरी नापनी है, तो वहां पर हमारा जो एकांक मान होगा वह किलोमीटर हो सकता है। जैसे रोड पर आप देखते हैं, रोड जो है उसकी लंबाई को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। हमें हो सकता है 50-60 मीटर को मेजर करना है, तब हम 1 मीटर को एकांक लेंगे। हो सकता है हमें 50-60 सेंटीमीटर मेजर करना है, तब हम सेंटीमीटर को एकांक मानेंगे। और यहां देखिए, हमें सेंटीमीटर को मेजर करना है तो हम मिलीमीटर को एकांक मान रहे हैं।
तो एकांक का अर्थ होता है कि सिचुएशन के अनुसार हम एक उसका आधार ले लेते हैं, जैसे 1 kg और उसके बाद सारे उसके मल्टीपल में होंगे, या 1 ग्राम उसके बाद सारे उसके मल्टीपल में होंगे। तो मान लीजिए जो टूथपिक आपको दिख रही होगी, इसे मैं मानता हूं कि ये इसका एकांक है। एकांक यहां पर मैं आपको इसका नाप के भी दिखाता हूं, लगभग इतनी वैल्यू आ रही है, ये एकांक मान हो गया। इस वेक्टर का जो एकांक मान है वो मैंने इसे मान लिया। अब देखिए मैं इसे इससे मेजर करना चाहता हूं, तो 1 बार, फिर इस तरीके से 2 बार, और मैं इस तरीके से इसमें निशान लगाते जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस टूथपिक के द्वारा, जिसे मैंने इस वेक्टर का एकांक मान कहा, एकांक का अर्थ भी मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, कोई भी मान हो सकता है। तो इसने इसे कितनी बार मेजर किया, 1 2 3 4 और 5, यानी कि एकांक मान से ए वेक्टर का मेजरमेंट करने के लिए मुझे 5 बार इसको रिपीट करना पड़ा। थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्केल मैंने अपने हाथ पे लिया हुआ है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। कितनी है, 45 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इसके 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, लगभग जो 5 सेंटीमीटर यहां तक है उसे मैं एकांक मान रहा हूं, यानी कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मैं एकांक मान रहा हूं। यानी कि जो पहली डिजिट मेरे पास है वो 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि इसमें खाने कैसे बने हैं, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, यानी कि 5 5 5 में बने हैं। तो जब मैं 45 का मेजरमेंट करूंगा तो कितनी बार मुझे करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 45 और अपॉन 5 कर देंगे, तो आपको 9 टाइम करना पड़ेगा। यानी कि तब आपको 45 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है उसे 9 बार करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जो ये टूथपिक है, मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कैप है। मैंने इसके एकांक मान का जो परिमाण है, बार बार आप ध्यान रखिए, वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है। तो जो परिमाण है उसे मैंने ए और उसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ए कैप माना। तो जो ये वेक्टर का मान होगा, हमें कितनी बार मल्टीपल करना पड़ रहा है, 5 टाइम। तो जब मैं 5 बार उसे मल्टीपल करूंगा, यानी कि इसकी लंबाई गुणा गया 5 बराबर, किसकी लंबाई आएगी मेरे पास, ए वेक्टर की। हाँ या ना, बिल्कुल आएगी। यहां पर देखिए 45 सेंटीमीटर का एग्जांपल लिया, तो 5 5 5 करके हम मेजर कर रहे थे, तो 9 बार हमें मेजरमेंट करना पड़ा। ठीक जब हम इससे मेजरमेंट कर रहे हैं तो 5 बार हमें करना पड़ रहा है। तो इसका जो एकांक मान है उसे मैंने ए कैप कहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए कैप बराबर ए वेक्टर। ए के यूनिट वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ए का जो यूनिट वेक्टर है वह ए कैप है। तो ए कैप की क्या विशेषता होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वह 1 होना चाहिए और उसकी दिशा वही होनी चाहिए जो कि ए की दिशा है, यानी कि ए की दिशा में ये वेक्टर होना चाहिए। तो अब हम परिभाषित कर लेते हैं एकांक सदिश को। अब जो ए सदिश है उसके एकांक सदिश को हम कह रहे हैं ए कैप। तो इसकी परिभाषा किस तरीके से बनाई जाएगी, यहां देखिए, इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, थोड़ा सा टफ होती है समझाना। किसी भी सदिश के एकांक सदिश का मान, यानी कि हम ए की बात कर रहे हैं और उसके एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, तो किसी भी सदिश के एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, परिमाण 1 होना चाहिए, तथा दिशा हमेशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। दिशा हमेशा दिए गए सदिश, हमारा जो दिया गया सदिश है वह ए है, तो उसी की दिशा में होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये ए सदिश है और ये उसका एकांक सदिश है, तो वो इस तरीके से होगा। सबसे महत्वपूर्ण भाग है एकांक सदिश और सदिश में संबंध। इसको समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की है। तो मान लीजिए जो ए सदिश था उसका जो मैग्नीट्यूड है वह 50 मीटर है, दिशा आपको दिख रही है, बाएं से दाईं ओर है। अब जो उसका एकांक सदिश होगा, यदि आपको समझ में आ चुका है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है,
तो वो कितना होगा, 1 मीटर होगा, क्योंकि यहां पर 50 मीटर है और दिशा दोनों की एक ही है। अब आप इस वेक्टर से, यानी कि जो एकांक सदिश है, उससे आप 50 को मेजर करना चाहते हैं, तो कितनी बार रिपीट करोगे? तो सीधी सी बात है, आप 50 टाइम जो है इसका मल्टीपल करोगे, हो जाएगा 1 मीटर, फिर दूसरी बार करोगे तो 2 मीटर, फिर 3 मीटर, तो आपको 50 टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और तब हमें क्या मिल जाएगा, ए सदिश मिल जाएगा। अब जो 50 है इसे हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, जो 50 है उसे हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहां पर तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की है, लेकिन ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो 50 का अर्थ ये है यहां पर। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाया जाता है, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए, ए का मापांक। यहां पर मैं लिख देता हूं ए का मापांक। ये जो दो साइन होते हैं इनके बीच में रखा जाता है, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केवल ए। ध्यान ये रखना है, जब आपने ये प्लेन ए प्रयोग किया है तो उसके ऊपर आपको एरो नहीं लगाना है। ये दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, दोनों का अर्थ होता है ए का मापांक, ए का मैग्नीट्यूड। तो आप एक नई चीज और सीख गए हैं, किसी भी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिख देना है। मान लीजिए मैं पूछता हूं बी वेक्टर का मापांक, तो आप सीधे मुझे ये कहेंगे या आप बी कहेंगे। तो फिर से इस पे लौटते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो ए वेक्टर है, मैंने कंडीशन दी थी कि उसका जो मापांक है यानी मैग्नीट्यूड है वो 50 है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने सीधे मेरे को वैल्यू बता दी 50 इंटू ए यानी यूनिट वेक्टर और इज इक्वल्स टू वेक्टर। यदि मैं 50 ना देता तब आप क्या कहते, यहां पे आप कहते मॉड ऑफ ए इंटू ए और इज इक्वल्स टू कहते ए। देखो कितना आसान है, 50 की जगह पे आप उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसका परिमाण बताते, और वो परिमाण कितना होता, ए मॉड ऑफ। तो इस तरीके से हो गया। अब यहां पर देखिए, यदि मैं ए कैप निकालना चाहूं तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना लिया है। तो एकांक सदिश बराबर क्या फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये है सदिश जो भी हो, और अपॉन क्या है, सदिश का मापांक, या परिमाण हम कह सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ सदिश। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके द्वारा हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से कहीं पे यदि आपको एकांक सदिश दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है और आपसे सदिश पूछ रहा है, तो देखिए एक सदिश में क्या क्या होता है, सदिश में होता है परिमाण और प्लस दिशा। अब देखिए परिमाण कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, और दिशा यहां पे प्लस का मतलब इंटू से मतलब, दिशा कौन दिखाएगा, यहां पर ये दिखाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का अर्थ अब एक और आप ले लीजिए, यूनिट वेक्टर कुल मिलाकर दिशा के लिए हम प्रयोग करते हैं। एकांक सदिश का अर्थ होता है कि किसी सदिश की दिशा दिखा देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से इसे हम अब लिख सकते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो आज मैंने आपको जितने भी वेक्टर्स थे उनके टाइप बताए, और साथ में स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और जो एकांक सदिश था उनको विस्तार पूर्वक समझाया, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग हम आगे करेंगे।